दोस्तों, अगर किसी के घर में नमक खरीदने के पैसे ना हो, किसी को दाने-दाने का मोहताज होना पड़े और एक वक़्त की रोटी जुटाने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़े और एक दिन अचानक अगर उसके घर में पैसों की बारिश होने लगे, गाड़ियाँ घोड़े आने लगे, घर बनने लगे, तो सवाल उठने लाज़मी हैं और सवाल उठते भी हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है बिहार की और एक परिवार होता है जो कि बहुत तंगहाली में अपना जीवन यापन करता है और एक दिन अचानक जो है वो पैसों में वो खेलने लगता है, पैसों की बारिश होने लगती है उसके घर पर और जब आस-पड़ोस के लोग ये चीज़ देखते हैं, तो लोग सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा आया तो कहाँ से आया? ये गलत काम कर रहे हैं, इनकी जो बहू है, बेटियाँ हैं, वो गलत काम, गलत तरीके से पैसा बना रही हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी बिहार का एक बक्सर जिला है। बक्सर जिले के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव होता है। उस गाँव में एक परिवार होता है। परिवार में कई सारे लोग होते हैं। उनके 4 बेटियाँ, 1 बेटा और पति-पत्नी। उनका नाम जो होता है वो दीनानाथ होता है। दीनानाथ का एक बेटा होता है बड़ा जिसका नाम प्रदीप होता है और उनकी 4 बेटियाँ होती हैं जो उस बच्चे से छोटी होती हैं सभी। लेकिन तंगहाली इतनी थी उनके घर में कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। दीनानाथ जो है अक्सर बीमार होते थे और दवाइयों के बल पर उनका जीवन चल रहा था। प्रदीप जो है वो काफ़ी कम उम्र में घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लेता है और मज़दूरी मेहनत करके अपना परिवार चलाने लगता है। दोस्तों, कम उम्र में उसकी शादी कर देते हैं दीनानाथ क्योंकि वो सोचते हैं कहीं मैं इस दुनिया से चला ना जाऊँ तो मेरा बेटा रह जाए, इसलिए वो उसकी शादी कर देते हैं। शादी में जो उनकी बहू आती है जिसका नाम गुंजा होता है। गुंजा जो है दोस्तों वो बहुत ही समझदार, बहुत ही सुशील और वो दिखने में उतनी ही खूबसूरत थी कि अगर कोई उसे एक नज़र देखता तो देखता ही रह जाता। दोस्तों, गुंजा की उम्र जो है जब शादी हुई थी लगभग 19-20 साल थी। जब लगभग 3 साल का वक़्त बीतता है, गुंजा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसको एक बेटा हो चुका। बेटा जब 3 महीने का होता है तो एक दिन उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दोस्तों, एक रोड एक्सीडेंट में प्रदीप की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, परिवार तंगहाली में वैसे ही गुज़र रहा था और जब प्रदीप की मौत हो जाती है, अभी गुंजा की उम्र लगभग वही 23 से 24 साल हुई होगी और 23-24 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। दोस्तों, परिवार जैसे दुखों के गमों में वो डूब जाता है, दलदल में धँस जाता है। लेकिन कोई करता भी तो क्या करता? अब इसके बाद दोस्तों, परिवार धीरे-धीरे तंगहाली, बदहाली में इतना चला जाता है, यहाँ तक कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, प्रदीप का क्रियाकर्म तक कर सकें और धीरे-धीरे स्थिति जो है बद से बदतर होती जाती है। लगभग जब 6-7 महीनों का वक़्त बीत जाता है, तो एक दिन दीनानाथ होते हैं, वो अपनी बहू गुंजा से कहते हैं बेटा, तुम्हारी जो ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है और मुझे पता है कि कहीं न कहीं एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक गुज़ारिश है तुमसे, अगर तुम मान जाओ तो। कहती है, कहिए ना, आप लोग जो भी कहना है बेझिझक के कहिए। तो कहते हैं बेटा, मेरा इकलौता ही बेटा था जो आज इस दुनिया में नहीं है और उसका जो ये लड़का है, जो इकलौता चिराग है मेरे घर का, उसे तुम कहीं भी जाना लेकिन छोड़ कर के जाना, मुझे सौंप करके जाना क्योंकि इसके आगे मेरा कोई सहारा नहीं है, जो अगर हम लोग मर जाएँ तो मेरी अर्थी को काँधा देने वाला, मुझे आग देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, जो गुंजा होती है, वो एकदम भावुक हो जाती है और अपने बेटे को उनकी गोद में रखकर कहती है आप लोग क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? आखिरकार ये मेरा घर है, आप मेरे परिवार हो। अब क्या हुआ अगर मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है क्या? मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ और जैसे आपका बेटा था, उसी तरह मैं हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिलहाल दोस्तों,
इतना भावुक हो जाती है कि अपने सास-ससुर को लिपट कर रोने लगती है और उसके बाद वो वहीं पर कहती है, आप परेशान मत हो, जिस तरह से मेरे पति इस घर को चलाते थे उसी तरह से मैं भी मेहनत करूँगी, मज़दूरी करूँगी, लेकिन इस घर को चलाऊँगी जैसे मेरे पति चलाते थे। अब दोस्तों, घर की तंगहाली देख कर के वो एक जगह एक कपड़े के शोरूम में काम ढूँढ लेती है और वो वहाँ पर काम करने जाने लगती है। दोस्तों, वो 7,000 रुपए पर वो काम करना स्टार्ट कर देती है और उसके बाद उसका जो परिवार होता है, वो कहीं धीरे-धीरे खिसकने लगता है, क्योंकि 7,000 रुपए में होता क्या है, अभी ये कहानी जो है 2-3 साल पहले की ही है और जब वो पैसे पाती, वो पैसे पूरा ला कर के अपने सास के हाथ में रख देती। जो उसकी सास होती, वो बहुत ही किफ़ायती से उस पैसों को खर्चा करती, खर्चे को मैनेज करती थी दोस्तों। अब उसके बाद 1 साल हो जाता है उसको काम करते हुए, तो एक दिन उसके जो ससुर होते हैं, वो कहते हैं, "बेटा, जो तुम्हारी नंदे हैं, अब ये बड़ी हो गई हैं 2, तो इसको भी कहीं ले जाओ काम पर लगवा दो, ताकि तुम्हारे जो ऊपर प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए और घर परिवार जो है थोड़ा सही से चल सके।" लेकिन दोस्तों, उसको दुनियादारी पता थी, उसको पता था कि इस दुनिया में बाहर लोग कैसे-कैसे रहते हैं, क्योंकि इस बीच में उसको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। किसी की नज़र सही नहीं होती, हर कोई कहीं न कहीं उसको छेड़-छाड़ का भी सामना करना पड़ता था। इतने दिनों में वो उसको इतना तजुर्बा हो चुका था कि कहीं न कहीं कोई इतने लोग उसको मिल चुके थे। कहते थे, "तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा" और वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसको प्रलोभन देते थे। तो वो कहती है, "पिताजी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे शरीर में बल है, मैं अपने नंदों को कहीं बाहर काम करने के लिए नहीं जाने दूँगी। मुझे पता है कि ये ज़ालिम दुनिया है और जवान लड़कियों को देख कर के उनकी आँखें कैसे चमक उठती हैं, तो इसलिए मैं अपने नंदों को कहीं जाने नहीं दूँगी।" अब दोस्तों, उसके बाद वो उन्हें मना कर देती है और खुद काम करती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन जिस कपड़े का शोरूम का मालिक होता है, उसकी नज़र गुंजा के ऊपर गड़ जाती है, क्योंकि उसको पता था कि इसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो उसको पैसे का प्रलोभन देता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती, तो उसे काम से निकालने की धमकी देता है। फिर भी जब वो बात नहीं मानती, तो एक दिन उसको अपने केबिन में बुला करके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिलहाल गुंजा जो है किसी तरह से अपने आप को बचा करके, अपनी इज़्ज़त को बचा करके वहाँ से भागती है और आकर के अपने सास के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। कहती है, "माँ, मुझे अब वहाँ पर काम करने नहीं जाना है, मैं अपना ही कुछ काम करूँगी, लेकिन वहाँ काम करने नहीं जाऊँगी।" दोस्तों, उसके जो सास-ससुर होते हैं, उसको समझने में देर नहीं लगती और वो कहते हैं, "ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो।" और उसके बाद कुछ उसके जो जेवर थे उसको बेच कर के 3-4 बकरियों को ले आती है और उसको पालती है, चराने लगती है। देखते-देखते 1 साल में लगभग 10-12 बच्चे हो जाते हैं और उन्हीं को चराती रहती है। एक दिन जंगल में वो बकरियों को चरा रही थी, तभी एक कार से एक आदमी आकर रुकता है और रुकने के बाद उसकी बकरियों का फ़ोटो खींचने लगता है। थोड़ी दूर पर गुंजा जो है बैठी थी, उसको नज़र नहीं आता कि वो कर क्या रहा है और वो सोचती है, कहीं ये गाड़ी वाला मेरे 1-2 बकरियों को गाड़ी में रख कर भाग ना जाए। और वो आकर देखती है, तो देखती है वो फ़ोटो खींच रहा था। फिर वो वहीं बगल में बैठ जाती है। जब वो आदमी गुंजा को देखता है, तो वो देखता ही रहता है, क्योंकि गुंजा इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसका नाम राजकुमार होता है दोस्तों। वो अपने दोस्त की एक जगह शादी में आया हुआ था और रहने वाला तो बिहार का ही था, लेकिन रहता फ़िलहाल वो अहमदाबाद में था। उसका अहमदाबाद में ज्वेलर्स का काम होता है, उसकी बहुत बड़ी शोरूम होती है ज्वेलर्स की। तो दोस्तों, वो गुंजा से कहता है कि आप ये मेरा फ़ोन ले लो और इन बकरियों के साथ में मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर दो। फिलहाल गुंजा जो है फ़ोन लेती है और 3-4 फ़ोटो जो है वो उसका क्लिक करती है और फिर राजकुमार जो होता है वो गुंजा के पास में आता है और फ़ोटो को देखता है, कहता है, "देखो, बहुत ही सुंदर फ़ोटो आपने क्लिक की है, बहुत ही अच्छी फ़ोटो आपने खींची है।" राजकुमार उसकी तारीफ़ करने लगता है, लेकिन गुंजा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है फिलहाल।
अब दोस्तों वो उससे पूछता है कि क्या तुम रोज यहाँ पर बकरियां चराने आती हो? तो कहती है हाँ, मैं रोज बकरियां चराने आती हूँ, मेरा काम ही यही है और कोई काम नहीं है। दोस्तों दूसरे दिन फिर राजकुमार जो है वो आता है और आने के बाद फिर गुंजा से बातचीत करने की कोशिश करता है। गुंजा जो है इस बार थोड़ा नाराज होती है, उसको रूखे तरीके से बात करती है। फिलहाल राजकुमार फिर वो चला जाता है वहां से। फिर तीसरे दिन आता है। अब आए दिन वो वहां पर आने लगता है। दोस्तों जब गुंजा देखती है कि ये इसके पीछे ही पड़ गया है, तो एक दिन वो अपने बेटे को भी साथ में ले आती है। उसका बेटा 3 साल का हो चुका था। अब दोस्तों आज जब राजकुमार आता है, तो उसके साथ में उसका बेटा देखा, तो कहता है ये बेटा किसका है? ये बच्चा किसका है? तो कहती है मेरा बच्चा है। राजकुमार जो है वो मायूस हो जाता है। पूछता है इसके पिताजी क्या करते हैं? तो कहती है इसके पिताजी नहीं है, वो इस दुनिया में ही नहीं है अब। अब दोस्तों राजकुमार कहता है कि जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। अगर ऊपर वाला दुख देता है तो उसका निवारण भी वही करता है। फिलहाल उसको सांत्वना देता है। अब दोस्तों फिलहाल वो गुंजा के बेटे से बात करता है और दोनों की बहुत तारीफ करता है। फिलहाल गुंजा थोड़ी देर में देखती है कि राजकुमार के जो व्यवहार था उसमें उसको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। जैसा पहले था वैसे अभी भी था वो। फिलहाल ये सब कई दिनों तक जब चलता रहा, लगभग 8-10 दिनों तक, तो कुछ गांव वालों की नजर जो है वो राजकुमार और गुंजा के ऊपर पड़ जाती है। अब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। दीनदयाल की बहू जो है वो रंगरलिया बना रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। फिलहाल जब ये गुंजा ये बात सुनती है गांव में किसी न किसी के मुंह से, तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो सोच लेती है कि अभी कल जब वो आएगा तो उसे अच्छी तरह से समझाएगी। फिलहाल राजकुमार जब दूसरे दिन आता है दोस्तों, तो गुंजा जो है उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। कहती है साहब देखो, हम लोग बहुत ही गरीब आदमी हैं, अपना परिवार किसी तरह से चलाते हैं और हमारे पास लय दे करके सिर्फ हमारी इज्जत है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप मेरी इज्जत को क्यों इधर-उधर कर रहे हैं, तार-तार कर रहे हैं? प्लीज़ आज के बाद कभी इधर दिखाई मत देना। अब दोस्तों वो इतना कहती है तो राजकुमार एकदम मायूस हो जाता है। वो बहुत उसको डाँटती है, फटकारती है। उसके बाद राजकुमार वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों चला जाने के बाद जब वो अपनी बकरियों को लेकर के घर जाती है, तो देखती है उसके दरवाजे पर एक कार खड़ी हुई है। देखती है तो कार जानी-पहचानी थी। वो समझ जाती है कि हो ना हो वही आदमी है। जब देखती है कि वही आदमी है, तो वो पहुँचते ही फिर वहाँ पर उसको उसके ऊपर बिफर पड़ती है, चिल्लाने लगती है। कहती है आप यहाँ भी आ गए, मैंने आपको मना किया था कि आप कभी यहाँ मत आना। और अपनी सास से वो बात कहती है माँ, मैंने आपसे बताया नहीं, ये लगभग 10 दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने आपको नहीं बताया कि आप लोग को दुःख होगा, इसलिए मैं सोची कि आज नहीं कल, कल नहीं तो जब ये मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं पाएँगे तो शायद चले जाएँगे। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये घर तक आ गए हैं। दोस्तों राजकुमार कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही उसके सास-ससुर बोल रहे थे, क्योंकि जो उसको बोलना था वो उसके आने से पहले ही उसके सास-ससुर से बोल चुका था। फिलहाल दोस्तों उसके सास-ससुर जो हैं वो कहते हैं बेटा ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही बड़े आदमी हैं और ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। जब ये बात गुंजा सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत मना कर देती है। कहती है देखो, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मेरे पति के बाद मैं ही आप लोग का सहारा हूँ और आप मेरे सास-ससुर नहीं, आप मेरे माता-पिता हैं। ये जो मेरी नंदे हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी ननंद नहीं है, तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसलिए प्लीज़ इनसे कहिए कि ये यहाँ से चले जाएँ। फिलहाल राजकुमार जो है वो कुछ नहीं बोलता। उसके सास-ससुर उसको मनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बेटा तेरी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी हुई है। आखिरकार हम लोग कितने दिन ज़िंदा रहेंगे? एक ना एक दिन जो तुम्हारी नंदे हैं, उनका भी शादी-ब्याह करके वो अपने घर चली जाएँगी। फिर तेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? और ये इतना अच्छे इंसान हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आज किस्मत ही तुम्हारे साथ आई है, तो इसलिए शादी के लिए हाँ कर दे। फिलहाल गुंजा जो है, वो कहती है ठीक है, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं आपसे, अगर आप मानो तो। राजकुमार कहता है बताओ, मुझे हर शर्त तुम्हारी मंजूर है, बस मुझे निराश मत करना।
तो कहती है ठीक है, जो ये मेरे सास-ससुर हैं, मेरे सास-ससुर ने मेरे माँ हैं, पिता हैं और जो मेरे नंदे हैं, मेरी बहन है, आपसे शादी करने के बाद मैं कभी इनको छोड़ नहीं पाऊँगी। ये इनका नाती है, इनका एक चिराग है, इसको इसके बगैर ये लोग रह नहीं सकते। तो ना मैं इसको छोड़ सकती हूँ, ना इनको मैं छोड़ सकती हूँ। अगर आपको मंज़ूर होए तो बताइए। और रही बात मेरे नंदों की, तो मेरी ज़िम्मेदारी है अपने ननद की शादी करना, ब्याह करना और अपने बुजुर्ग सास-ससुर का सेवा करना जब तक ये जीवित है। अगर आपको मंज़ूर है तो बताओ। राजकुमार जो है वो हँसकर कहता बस इतनी सी बात, अरे ये समझिए आज से ये लोग जो भी हैं, ये मेरे माता-पिता के बराबर ही हैं और जो तुम्हारे नंदे हैं, वो मेरी आज से बहन है। ये जो है बेटा, ये आज से मेरा बेटा है। बस सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझसे शादी कर लो। और दोस्तों वो अपनी कहानी बताता है, कहता है मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन जो मेरी पत्नी थी, वो बहुत ही ज़ालिम थी। वो हमारे दुकानों से ज्वेलर्स चुराया करती थी। अपने उसका एक आशिक था उसको दिया करती थी और जब पकड़ी गई तो हमें और हमारे पिताजी को जान से मारने का योजना बनाने लगी और किसी तरह से जब हम लोगों की जान बच गई, तो वो मेरे पिताजी के ऊपर ही गलत इल्ज़ाम लगा बैठी और हम लोग के पास पैसा था, पावर था इसलिए हम लोग बच गए और इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ये मेरा पास्ट है, ताकि बाद में तुम्हें पता चले, इससे अच्छा मैं पहले ही बता दूँ। लेकिन तुम्हारा जो स्वभाव है मेरे पिताजी, माँ देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे। फिलहाल वो अपने माँ-बाप से बात करता है अहमदाबाद में। वो लोग दीनानाथ से बात करते हैं, कहते हैं भाई साहब अगर मेरे बेटे को इतना पसंद है आपकी बहू, तो आप लोग उसकी शादी वहीं पर किसी मंदिर में करवा दीजिए। किसी लड़की को मैं अपने घर में बिना ब्याहे नहीं ला सकता। फिलहाल दोस्तों गुंजा की शादी बक्सर जिले में ही एक मंदिर है, वहीं पर उसकी शादी करवाते हैं उसके सास-ससुर और पूरे गाँव के सामने। जब उसकी विदाई होने लगती है दोस्तों, तो बहुत भावुक पल था। छोटे से छोटा बच्चा जो है वो रोने लगता है क्योंकि जो गुंजा थी जब वो विदा होने लगती है, तो उसके जो नंदे हैं, जो उसकी सास है, वो सब लिपट कर उससे रोने लगती हैं। वो नज़ारा देख कर के पूरा गाँव जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, वो सारे लोग रोने लगते हैं दोस्तों, सबका कलेजा फट जाता है। अब दोस्तों गुंजा तो वहाँ से चली जाती है। जो राजकुमार था वो अपनी गाड़ी जो फ़ॉर्च्यूनर लेकर आया था, वो वहीं पर छोड़कर चला जाता है, दीनदयाल और उनकी बेटियों के लिए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पैसे वग़ैरह काफ़ी लगाता है और यहाँ पर घर बनने लगता है। गुंजा जो है अपनी छोटी ननद को लेकर के अपने साथ जाती है और 3 महीने बाद जब वो वापस अपने सास-ससुर अपने घरवालों से मिलने आती है, तो पूरा सोने से लदी हुई थी। जो उसकी ननद थी वो भी पूरी सोने से लदी हुई थी। लोग उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे कि वही गुंजा है, जो एक टुकड़े रोटी के लिए संघर्ष करती थी। आज वही गुंजा करोड़ों के सोने के जेवर में लदी हुई है। दोस्तों, आज भी ये परिवार मिल-जुल कर एक साथ में रहते हैं और इनकी शादी को 2 साल हो गया है। 2 साल में ये लोग बहुत ही खुश हैं और गुंजा और राजकुमार का एक बेटा भी पैदा हो चुका है। अब इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल बीत रही है। तो ये रही कहानी दोस्तों, कैसी लगी? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।